वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और आज हम डील करने जा रहे हैं बाहुबली एमसीक्यू सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम कॉमन एरर्स को देखेंगे। तो एक बार बता दीजिए आवाज़ वगैरह सही है तो क्लास स्टार्ट की जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कमिटी चीफ वार्न्ड द पार्टी मेंबर्स that if they persist in their obstructionist attitude they would be suspended। चलिए दोस्तों बताइए किस पार्ट में है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। द कमिटी चीफ वार्न्ड, पहले दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। ये वार्न्ड से समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में शुरू है। दैट if they persist in their obstructionist attitude, तो दोस्तों हमें एरर मिल गया, persist नहीं होगा, persisted होगा, बिकॉज हमारे सेंटेंस स्टार्ट है पास्ट इंडिफिनिट में। तो दोस्तों ये लास्ट सेंटेंस तक केवल पास्ट इंडिफिनिट में ही रहेगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी एक दो सेंटेंस का मैंने लिया था, आपको बताया भी था आपको। तो दोस्तों ये हो जाएगा, द कमिटी चीफ वार्न्ड द पार्टी मेंबर्स दैट इफ दे persisted in their obstructionist attitude they would be suspended। इसका मतलब दोस्तों हमारा बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन वाइड सर्वे हैज brought up an interesting finding regarding infant mortality rate in India। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। उम्मीद है आपने आंसर दे देगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। ए नेशन वाइड सर्वे हैज, दोस्तों ये ब्रॉट अप जो है, ये ब्रॉट अप नहीं होगा क्योंकि उसने ढूंढ के निकाला है। बिकॉज फाइंड की बात है यहाँ पे कि उसने इस सर्वे के मोर्टेलिटी रेट को निकाला है। तो ब्रॉड अप नहीं होता है दोस्तों, होता है ब्रिंग आउट। एक फ्रेजल वर्ब है जिसके अनुसार यहाँ पे होगा ब्रॉट आउट होगा यहाँ पे। तो हो जाएगा, ए नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट आउट एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। इट मीन्स बी पार्ट में हमारा एरर था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैज बीन नरेटेड बाय ओशो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये एक दिलचस्प कहानी में से एक है जिसे ओशो ने लिखा है, ओशो ने नरेट किया है। इसमें किस पार्ट में रहे दोस्तों? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यहां तक तो दोस्तों सही है। दैट हैज बीन नरेटेड बाय ओशो, तो दोस्तों ये दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो दो वाक्यों के बीच में संबंध का कार्य बनाता, जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे दैट हुआ, विच हुआ, हु हुआ, हुम हुआ, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन का एक दोस्तों नियम होता है कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दैट आया है तो दैट हम इसके अनुसार नहीं लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो चूंकि इंटरेस्टिंग स्टोरीज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव। तो हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैव बीन नरेटेड बाय ओशो। एक बार फिर से सुन लिया दोस्तों, जब कभी भी किसी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है जैसे दैट, वेयर, whom, who, but, जैसे भी रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो वह रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? दैट
तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इंटरेस्टिंग स्टोरीज क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसके अनुसार वर्ब क्या लगेगा, हैव। तो हो जाएगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैव बीन नरेटेड बाय ओशो। इट मींस सी, इट मींस डी ऑप्शन में हमारा क्या है, एरर था। अगला है he could not give cattle green fodder today because he has broken his right hand a week ago। चलिए दोस्तों बताइए किस पार्ट में है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, he could not give cattle, could not, इट मीन्स ये पास्ट में ये वाक्य स्टार्ट है। ग्रीन फॉर्डर टुडे, उसने अपने चौपाइयों को चारा आज नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि ही हैज ब्रोकन हिज राइट हैंड अ वीक अगो, क्योंकि उसने एक हफ्ता पहले ही अपने हाथ को क्या कर दिया था, तोड़ चुका है। तो दोस्तों यहां पे होगा ही कुड नॉट गिव कैटल। तो मैंने कई बार बता चुका हूं, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट इंडिफिनिट में या पास्ट टेंस में स्टार्ट है तो वो लास्ट सेंटेंस तक पास्ट इंडिफिनिट में या पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो बिकॉज कुड नॉट पास्ट टेंस में है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, टुडे, बिकॉज ही हैड ब्रोकन हो जाएगा, न कि हैड्स ब्रोकन। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज ब्रोकन, हैज, तो क्या होगा, बिकॉज ही हैड ब्रोकन हिज राइट हैंड अ वीक अगो। तो ही कुड नॉट गिव कैटल ग्रीन फॉर्डर टुडे बिकॉज ही हैड ब्रोकन हिज राइट हैंड अ वीक अगो। इट मीन्स हमारा किस पार्ट में रहे दोस्तों, सी पार्ट में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल्ड इनटू द पुलिस ट्रैप। चलिए दोस्तों बताइए किस पार्ट में एरर है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं, द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। द स्मगलर मतलब एक स्मगलर पुलिस के जाल में पूरी तरह क्या हो गया, फंस गया, झुक गया। तो दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब होती है यील्डेड, ये तो सही है, यील्डेड फॉर मतलब झुक जाना, फंस जाना। तो लेकिन इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो फॉर नहीं बल्कि क्या लगता है, टू। तो हो जाएगा द स्मगलर यील्डेड टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है जाल। तो हो जाएगा द स्मगलर यील्डेड टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। तो हमारा किस पार्ट में रहता है दोस्तों, बी। एक बार आप लोग 4-4, 5-5 रोज कम से कम फ्रेजल वर्ब याद करिए, बस एक बार पढ़ लीजिए, जब भी टाइम मिले आपको पढ़ लीजिए। ये पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो ये आपको एग्जाम में काफ़ी इजी हो जाता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नो बडी वॉज प्रिपेयर टू गिव अप देयर सीट टू द ओल्ड मैन बेंडिंग ऑन स्टिक। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं दोस्तों पिछले क्लास में। चलिए इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए पढ़ते हैं, नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था, टू गिव अप देयर सीट, अपना सीट देने के लिए, टू द ओल्ड मैन बेंडिंग ऑन स्टिक, जो एक बूढ़ा आदमी स्टिक पर झुका हुआ था। तो दोस्तों इसका किस पार्ट में एरर होगा, तो नो बडी वॉज प्रिपेयर टू गिव अप देयर सीट नहीं होगा, बिकॉज नो बडी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके अनुसार यहां पे क्या होगा, गिव अप हिज सीट होगा, न कि देयर। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा, लेकिन सिंगुलर ही वर्ब होगा, सिंगुलर, लेकिन देयर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, नो बडी वॉज प्रिपेयर टू गिव अप हिज सीट टू द ओल्ड मैन बेंडिंग ऑन स्टिक। इट मीन्स बी ऑप्शन में हमारा क्या था, एरर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नो सूनर द बेल रैंग देन ऑल स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ देयर क्लासेस हेल्टर स्केल्टर। चलिए दोस्तों बताइए
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं नो सूनर। तो दोस्तों मैंने पिछले क्लास में भी ये कराया था, नो सूनर के साथ एक कॉम्बिनेशन चलता है देन का, ये तो सही है। लेकिन जब कभी भी नो सूनर किसी सब्जेक्ट के पहले आ जाए, नो सूनर कभी भी किसी सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो दोस्तों वो सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव में बनता है। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर द बेल रैंग। रैंग मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द बेल रिंग। क्योंकि आपको पता ही होगा पास्ट इंडेफिनिट का जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड लगाते समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन ऑल स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस हेल्टर एंड स्केल्टर। तो यहां किस पार्ट में रहे दोस्तों, ए पार्ट में। एक बार और सुन लीजिए, जब कभी भी नो सूनर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट्स के पहले आ जाए और वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इंट्रोगेटिव में डिड लगा के बनाएंगे, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो डू या डज लगाएंगे। अगर ये दोस्तों यहाँ पे होता कि नो सूनर द बेल रिंग तो हम यहाँ पे क्या लगाते, डज लगाते। नो सूनर डज द बेल रिंग देन ऑल स्टूडेंट रन आउट ऑफ देयर क्लास हेल्टर एंड स्केल्टर। कंफर्म है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही रीच कानपुर। चलिए दोस्तों बताइए किस पार्ट में रहा है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव में है, लेकिन सुरेश आस्क्ड अकबर, सुरेश ने अकबर से पूछा व्हेन कुड ही रीच कानपुर। तो ऐसे सेंटेंस में बस दोस्तों ये किया जाता है, ये व्हेन के जस्ट पहले क्या लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, तो हो जाएगा व्हेन ही कुड रीच कानपुर। इसको हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे तो हो जाएगा सुरेश आस्क्ड अकबर, सुरेश ने अकबर से पूछा तुम कानपुर कब पहुंचे, व्हेन ही कुड रीच कानपुर। तो दोस्तों किस पार्ट में रहा था, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। रमेश आस्क्ड अकबर व्हाट वाज योर नेम। तो हो जाएगा दोस्तों इसमें रमेश आस्क्ड अकबर व्हाट योर नेम वाज। ये यहां पे आ जाएगा, योर यहां पे आ जाएगा और वाज लास्ट में चला जाएगा, तो हो जाएगा रमेश आस्क्ड अकबर व्हाट योर नेम वाज। तो किस पार्ट में रहता है दोस्तों, बी में। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्ट ही एंड पॉसिबली आवर मदर ऑल हैव एग्रीड टू कम बैक सून। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं दोस्तों, जब भी एक्सेप्ट आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट के पहले एक्सेप्ट आ जाता है तो उसके बाद वाला सब्जेक्टिव केस में नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब हिम, हर, देम, हिज, यही होगा। सब्जेक्टिव केस में कोई भी प्रोनाउन नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हिम या एक्सेप्ट हिज एंड पॉसिबली आवर मदर ऑल हैव एग्रीड टू कम बैक सून। तो यहाँ पे किस पार्ट में रहता है दोस्तों, ए में। एक बार सुन लीजिए, जब भी किसी सेंटेंस में एक्सेप्ट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो उसके बाद वाला प्रोनाउन किस में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस में होता है, न कि सब्जेक्टिव केस में। तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हिम एंड पॉसिबली आवर मदर ऑल हैव एग्रीड टू कम बैक सून। जैसे हो जाएगा एक्सेप्ट हिज मदर, एक्सेप्ट हिम राम एटसेट्रा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप मोटिवेटेड एंड गुड लक। थैंक यू।